नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत के संविधान का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू लिया कि जो भारत का जो संविधान है उसका जो ऐतिहासिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा। तो पहला तो था कंपनी के शासन के दौरान हुआ संवैधानिक विकास, और जो दूसरा चरण है वो है ब्रिटिश ताज के दौरान हुआ संवैधानिक विकास। तो हम दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए, अब एक एक लैंडमार्क्स को, एक एक संवैधानिक विकास को हम लोग क्रम से देखेंगे। तो जो पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, मतलब कंपनी के दौरान हुआ संवैधानिक विकास का जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कंपनी के शासन के दौरान तो जो पहला महत्वपूर्ण है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो देखिए क्या था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था, पहले देखिए प्रारंभ में क्या था, जो ब्रिटिश था, अंग्रेज थे, उनके पास 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थीं और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल का अलग गवर्नर होता था, मद्रास का अलग गवर्नर था और बम्बई का अलग गवर्नर था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि जो अब बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है वो क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और जैसा कि देखो आपको पता है, जब अतिरिक्त नाम दे दिया गया उसको तो अतिरिक्त शक्तियाँ भी फिर उसे मिलेंगी। तो देखिए क्या हुआ, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा तो क्या हुआ, उसे अतिरिक्त शक्तियाँ मिल गईं। उसे अतिरिक्त शक्तियाँ ऐसे मिल गईं कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। मतलब कि ये बड़ा भाई का दर्जा दे दिया गया, किसको, बंगाल को, कि बंगाल अब जो है वो बड़ा भाई हो गया और मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी ये छोटे भाई हो गए। तो ये किसके अधीन रहकर काम करेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहकर काम करेंगे। तो जो बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या कहलाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो यहाँ से एक दो प्रश्न भी बनते हैं कि देखिए, जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये क्या हो गया, बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया। ध्यान रखना, बंगाल का अंतिम गवर्नर। अगर आपसे पूछें बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा, कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भी आपका आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि जब ये एक्ट आया तब तो गवर्नर ही थे, है ना, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर। तो ये हो गए अंतिम, क्योंकि उसके बाद तो कोई जो बंगाल का गवर्नर होगा वो तो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो भी आपका आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स। बड़ी कन्फ्यूजन होती है इन प्रश्नों में और अक्सर पूछे जाते हैं ये। ठीक है। और हाँ, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे आपसे, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछें, तब क्या होगा आपका आंसर, क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर होगा क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर हुई बात। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए, इससे हुआ क्या कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ,
शक्तियों को केंद्रीकृत सेंट्रलाइज करने की शुरुआत हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब से हुई? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। देखिए केंद्रीकृत जो है, केंद्रीकृत सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था मतलब जैसे अभी आज की आप व्यवस्था देख रहे हैं कि अभी केंद्र है और राज्य है, तो जो केंद्र है, सेंटर है, जहाँ पर मोदी जी हैं वर्तमान में, तो वो हो गए केंद्र, और ये जो स्टेट हो गए, ठीक है, स्टेट। तो अगर पूरी व्यवस्था केंद्र ही करे, मतलब पूरा काम मोदी जी के अनुरूप ही चले, राज्य को कोई जिम्मेदारी ना हो, तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? केंद्रीकृत व्यवस्था बोलते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की शुरुआत कब से हो गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, तब आपका उत्तर क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बात क्लियर हो गई? शक्तियों को केंद्रीकृत करने की शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर रिपीट होता है पीटी में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1774 में स्थापना की गई, और किस एक्ट के माध्यम से की गई? प्रश्न बनेगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किस एक्ट के माध्यम से की गई? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। और कब की गई? 1774 में की गई। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। और आपको बता दें कि ये अपने आप में क्या थे? उस समय के संविधान थे, उस समय के संविधान हुआ करते थे। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से उस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे उस सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना। ठीक है, इसके अलावा और भी अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइट, ये अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, वो एलिजा एम्पे थे। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइट, ये अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगले एक्ट पर आते हैं। अगला जो एक्ट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए ये आया क्यों? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था? तो यही पूछेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या है? ABCD करके आपको पॉइंट दे देंगे। तो 1773 की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ये एक्ट लाया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह आभास हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई हैं, तो उस कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ये एक्ट लाया गया। और देखिए वो कमियां क्या थीं? वो कमियां ये थीं, BOD का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या इसको COD भी बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। एक मिनट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट, कंट्रोल नहीं सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं निदेशक मंडल। निदेशक मंडल के ऊपर BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया। देखिए 1773 की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया। और वो कमियां क्या थीं? पहले जो BOD था, BOD या जिसको COD बोलते हैं, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हिंदी में मिलता है आपका निदेशक मंडल।
तो जो निदेशक मंडल था उसके पास दो जिम्मेदारियां होती थीं। वो व्यापारिक गतिविधियों को भी देखता था और राजनीतिक गतिविधियों को भी देखता था। दोनों जिम्मेदारियों का वहन कौन करता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल। तो दोनों जिम्मेदारियों का वहन कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्यापारिक गतिविधियों को भी देखेगा और राजनीतिक गतिविधियों को भी देखता था। तो अब क्या किया गया, इसके ऊपर आ गया BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। मतलब BOD के ऊपर कौन काम करेगा? BOC। तो अब राजनीतिक जो शक्तियां थीं वो BOC के पास आ गईं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गईं, ठीक है, नियंत्रक मंडल के पास आ गईं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अब मतलब जो निदेशक मंडल है वो केवल क्या देखेगा? केवल व्यापारिक शक्तियों को देखेगा, केवल व्यापारिक, केवल वाणिज्यिक कामों को देखेगा। कौन? निदेशक मंडल, BOD। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। तो अब BOD से, है ना, राजनीतिक शक्तियां किसके पास आ गईं? BOC के पास आ गईं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गईं। मतलब निदेशक मंडल से किसके पास आ गईं? नियंत्रक मंडल के पास आ गईं। तो इसका उद्देश्य क्या था? अगर आपसे पूछें 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए पिट्स नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स थे। पिट्स नाम था ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का, सर विलियम पिट्स जूनियर। सर विलियम पिट्स जूनियर वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम था। तो उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार ये एक्ट लाया गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट्स। ठीक है ना। चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या है? 1773 की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से। ठीक है, अगले एक्ट पर आते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम की मुख्य बात क्या है? सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी अपने चरम पर आ गई। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था, केंद्रीयकृत, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी अपने चरम पर आ गई। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और अपने चरम पर कब आ गई? 1833 के चार्टर एक्ट में। पूछा जा सकता है प्रश्न कि केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था अपने चरम पर थी, कब थी? 1833 के चार्टर एक्ट में। केंद्रीयकृत मतलब सारा काम केंद्र ही कर रहा है, स्टेट नहीं कर रहे हैं। वहाँ उस समय स्टेट नहीं, प्रांत थे। तो एक ही जगह से निर्णय लिया जा रहा है, सारी व्यवस्थाओं के लिए एक ही जगह से निर्णय लिया जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी अपने चरम पर थी। देखिए कैसे चरम पर थी, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। मतलब जिन जिन अंग्रेजी क्षेत्रों पर, जिन जिन भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था, उसको क्या बोला गया कि अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। जो अब बंगाल का, अभी तक बंगाल के, पहले तो बंगाल का केवल गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाएगा? पूरे भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो ऐसा पहला व्यक्ति कौन था? सवाल बन जाता है, विलियम बेंटिंग। आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है, प्रश्न बनता है विलियम बेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है ना, विलियम बेंटिंग। तो ये क्या हुआ? मतलब पूरे अंग्रेजी क्षेत्रों पर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को एक ही जगह से कंट्रोल किया जाएगा, है ना। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। तो ये सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था अपने चरम पर थी। ठीक है ना। और कैसे समझ सकते हैं
कि जो सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था है वो अपने चरम पर थी। देखिए तीसरे पॉइंट में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी, विधायी मतलब विधि, लेजिस्लेचर, और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स शक्तियों से पूरी तरह विमुख कर दिया गया। देखिए मतलब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसे कुछ पावर तो थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा उसकी जो विधायी शक्तियां थी, विधि बनाने की कुछ जो पावर थी, लेजिस्लेचर पावर जो थी, और मद्रास की, बॉम्बे और मद्रास की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों से पूरी तरह से विमुख कर दिया गया। मतलब अब ये काम भी कौन करेगा? सेंटर से होगा, केंद्र से होगा। और सेंटर कहाँ बना दिया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। मतलब पूरी व्यवस्था वहीं से चलेगी। तो इनके पास अब कुछ नहीं बचा, बॉम्बे और मद्रास के पास। तो विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास पहुँच गईं? सेंटर के पास पहुँच गईं। इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट को क्या बोला गया कि यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी थी वो अपने चरम पर थी। ठीक है, तो 3 हमने एक्ट देखे, 3 एक्ट देखे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है ना? तो अगले वीडियो का वेट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे क्या होगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मुझे भी मोटिवेट होने की आवश्यकता होती है और मेरी ऊर्जा का स्रोत आप लोग हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इसको शेयर करें। ठीक है ना? ताकि मैं आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। नमस्कार।